बिजनेस चला रहे हैं तो गलतियां होना तो लाजमी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बिजनेस में गलतियां सिर्फ स्मॉल बिजनेस ओनर्स या स्टार्टअप्स ही करते हैं या बड़े बिजनेसेस भी गलतियां करते होंगे? और उन गलतियों में उनका रिस्पॉन्स कैसा होता है एंड हाउ डू दे डील विद दोज मिस्टेक्स? आज हम ऐसी ही एक बड़ी ब्रांड के बारे में बात करने वाले हैं जिसने जो किया उसको गलती बोलना एक बहुत ही छोटा शब्द होगा। दिस ब्रांड इज अमंग द टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स ऑफ टुडेज टाइम। उन्होंने जो किया उसको मार्केटिंग की दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा ब्लंडर माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 सॉफ्ट ड्रिंक्स कंपनी कोका कोला की। कोका कोला की ये कहानी जितनी ही दिलचस्प है उतनी ही सीख देने वाली, स्पेशली फॉर स्मॉल बिजनेस ओनर्स एंड स्टार्टअप फाउंडर्स। 23 अप्रैल 1985, they were the market leaders with almost 40% market share in soft drinks in America. आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि immediately their share prices fell down by 3% and एक हफ्ते के अंदर वो 8% से भी ज्यादा नीचे गए और कंपनी स्विच बोर्ड्स में हर रोज नाराज कस्टमर्स के 10,000 से भी ज्यादा फोन कॉल्स उनको आने लगे। At that time they were a worldwide story, but for all the wrong reasons. सब लोग उनके खिलाफ जाने लगे। मीडिया, न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, हर जगह उनके अगेंस्ट बातें हो रही थी। ये सब बातें कोका कोला के उस डिसीजन को लेकर हो रही थी जिसके पीछे उन्होंने तकरीबन $4 मिलियन ये डिसीजन लेने से पहले उसके लिए मार्केट रिसर्च पे डाला। तब का $4 मिलियन यानी आज का $12 मिलियन, INR में अराउंड 100 करोड़ रुपीस होता है। बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन दे लॉस्ट अराउंड $30 मिलियन इन सेल्स। आज की रेट में इट्स अराउंड $100 मिलियन, विच इज मोर देन 8,000 करोड़ इंडियन रुपीज। 23 अप्रैल 1985 में ऐसा क्या हुआ था, उससे पहले लेट्स अंडरस्टैंड थोड़ा सा अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कोका कोला, हाउ, व्हेन एंड वेयर इट स्टार्टेड। कोका कोला वाज ओरिजिनेटेड इन 1886 जब फार्मासिस्ट जॉन पेम्बरटन ने अपनी लैब में एक कैरामेल कलर्ड लिक्विड में कार्बोनेटेड वाटर मिक्स करके एक टॉनिक बनाया। इस टॉनिक को पेम्बरटन के बुक कीपर फ्रैंक रॉबिन्सन ने नाम दिया कोका कोला, बेस्ड ऑन 2 ऑफ इट्स ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स, कोका लीव्स एंड कोला नट्स। हालांकि कोकेन वाज रिमूव्ड फ्रॉम द कोका कोला फॉर्मूला लेटर, और फ्रैंक रॉबिन्सन ने ही नाम के साथ इसकी फ्लोइंग स्क्रिप्ट भी बनाई जो कि कोका कोला ट्रेडमार्क में है। इस ड्रिंक को स्टार्ट में एक्चुअली एक टॉनिक के जैसा मार्केट किया गया, थकान मिटाने की दवाई के रूप में। डिफिकल्ट टू बिलीव ना, एक ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक जो हमने कभी ना कभी कंज्यूम की हुई है, उसमें कभी कोकेन हुआ करता था और वो एक टॉनिक के रूप में यूज की जाती थी। और दोस्तों, सच्चाई यही है। दूसरी तरफ एक दूसरे फार्मासिस्ट कैलब ब्रैडहम ने 1893 में एक शुगर ड्रिंक बनाया जिसका नाम रखा ब्रैड्स ड्रिंक। कोका कोला की बढ़ती सक्सेस को देखकर उन्होंने 1898 में अपने ड्रिंक का नाम चेंज करके रखा पेप्सी कोला, और 1902 में उन्होंने पेप्सी कोला कंपनी रजिस्टर्ड। अराउंड 1950 तक कोका कोला को पेप्सी से कोई बड़ा था। कोका कोला की नजर में वो इवन कॉम्पिटिटर भी नहीं। थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग जब एल्फ्रेड स्टील ने 1949 में पेप्सी कोला कंपनी ज्वाइन की एज अ वाइस प्रेसिडेंट, एंड नेक्स्ट ईयर वो पेप्सी कोला कंपनी के सीईओ बने। पेप्सी ज्वाइन करने से पहले एल्फ्रेड स्टील वाज द वीपी मार्केटिंग फॉर द कोका कोला कंपनी। पेप्सी ज्वाइन करने के 5 साल के अंदर स्टील की मदद से पेप्सी कोला कंपनी के प्रॉफिट्स 112% से बढ़ गए थे, जबकि कोका कोला कंपनी के प्रॉफिट सिर्फ 28% से ही बढ़े। स्टील ने ही ये स्ट्रेटेजी डिफाइन की थी कि बीट कोक। ड्यूरिंग द 50s पेप्सी ने मैसिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स एंड सेल्स प्रमोशंस रन की, जिससे 1955 to 57 के बीच पेप्सी की सेल्स ट्रिपल हो गई, एंड एज अ रिजल्ट दे बिकेम द प्राइमरी कॉम्पिटिटर ऑफ कोका कोला। इवन दो कोका कोला की ग्रोथ स्लो हो गई थी, बट दे वर स्टिल द मार्केट लीडर। 1913 तक हर 9 में से एक अमेरिकन कोका कोला ट्राई कर चुका। इट वॉज अ बिग नंबर। जब वर्ल्ड वॉर 2 में यूएस ने पार्ट लिया, तब कोका कोला ने डिसाइड किया कि उनके हर एक सोल्जर तक उनका प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो। और कोका कोला का ये डिसीजन उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने ग्लोबली डिमांड क्रिएट कर ली थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तक कोका कोला हैड ऑलमोस्ट 60% ऑफ शेयर ऑफ कोला ड्रिंक्स। एल्फ्रेड स्टील अपने टाइम की फेमस अमेरिकन एक्ट्रेस जोन क्रॉफर्ड के हस्बैंड थे। उनके एक कलीग ने उन्हें सजेस्ट किया अपनी वाइफ की स्टार पावर को यूज करने के लिए पेप्सी की सेल्स बढ़ाने के लिए, एंड इट रियली वर्क। माना जाता है कि इट इज वन ऑफ दोस फर्स्ट इंस्टेंसेस जब प्रोडक्ट सेल करने के लिए सेलिब्रिटी पावर यूज की गई थी। फिर भी 1950s में कोक एंड पेप्सी का रेशियो था 5:1 का, एंड इन 60s पेप्सी डिसाइडेड टू रीपोजिशन इटसेल्फ एज द यूथ ब्रांड। ये एक रिस्की स्टेप था बिकॉज आप डायरेक्टली आपके ओल्डर कस्टमर्स को कोक के हाथ में दे रहे थे।
बट इवेंचुअली पेप्सी का ये डिसीजन सही साबित हुआ और वो बने द ड्रिंक ऑफ द यूथ। कोका कोला को कंसर्न करने वाली चीज स्टार्ट हुई 1970s में, जब पेप्सी ने लॉन्च किया एक नया एडवर्टाइजिंग कैंपेन और उसका नाम रखा द पेप्सी चैलेंज, जहां पर पेप्सी ने कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट के साथ कोका कोला को ब्लाइंड टेस्ट करवाया और ज्यादातर लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उन्होंने चूज किया पेप्सी के स्वीट टेस्ट को। पेप्सी ने एग्रेसिवली इसको प्रमोट करना शुरू किया। There were more than 300 TVCs running during those years about the Pepsi challenge. They even created a badge जिसमें लिखा था I took the Pepsi challenge. And जवाब में कोक ने भी एक बैज बनाया जिसमें लिखा था I picked Coke in the Pepsi challenge. In 1959 अल्फ्रेड स्टील की डेथ के बाद उनकी वाइफ एक्ट्रेस जोन क्रॉफर्ड ने पेप्सी का बोर्ड ज्वाइन किया. And later product placement for Pepsi was also included in her several films, including Straight Jacket and Berserk. 1960s में उन्होंने स्टार्ट किया था प्रोडक्ट प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट. पेप्सी को सेलिब्रिटी इमेज एंड प्रोडक्ट प्लेसमेंट का पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिल ही चुका था, इसीलिए उन्होंने डॉन जॉनसन एंड माइकल जैक्सन जैसे सेलिब्रिटीज भी साइन किए जो उनके टारगेट मार्केट को काफी अपील करते थे. 1981 में जब रोबर्टो गुजेटा कोका कोला के चेयरमैन बने तब उन्हें कोक का नंबर 1 स्टेटस पे खतरा मंडराता नजर आया. 1983 में कोक का मार्केट शेयर वाज ऑल टाइम लो. It was less than 24%. सबसे पहला रेस्पॉन्स कोक का पेप्सी के अगेंस्ट था 1984 में बनाया हुआ एक एड कैंपेन जिसमें उन्होंने लिया था बिल कॉस्बी को, उस टाइम के प्लैनेट के वन ऑफ द मोस्ट फेमिलियर फेसेस, एंड क्लियरली ही वाज समबडी जो पेप्सी जनरेशन में आने के लिए काफी ओल्ड थे. बट इन एफर्ट्स का कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ा. कोक का मार्केट शेयर उतना ही रहा, बढ़ नहीं रहा था, जबकि पेप्सी का मार्केट शेयर बढ़ता जा रहा है. हालांकि कोका कोला के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की वजह से अभी भी उनका मार्केट शेयर पेप्सी से काफी ज्यादा था, बट उनका मेन कंसर्न ये था कि वो मार्केट शेयर वहीं पे रुक गया है, बढ़ नहीं रहा था. वो पेप्सी से ऑलरेडी टेस्ट में हार चुका था. अब वो नहीं चाहते थे कि उनका नंबर 1 स्टेटस भी वो खो दे. अब धीरे धीरे कोका कोला को समझ में आने लगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है. एक्चुअल प्रॉब्लम है उनके प्रोडक्ट में. जिस हिसाब से हर जगह पेप्सी ने दिखाया था, इजिली कोका कोला को टेस्ट में हराया जा सकता था. इवन कोक के इंटरनल रिसर्च ने भी ये फैक्ट वेरीफाई किया था कि यस, पेप्सी टेस्ट बेटर देन कोक. उन्होंने 1 साल पहले डाइट कोक भी लॉन्च की थी जो कि थोड़ी स्वीट थी और धीरे धीरे उसका मार्केट शेयर बढ़ रहा था. इस बात ने ये बात और पक्की कर दी कि बिकॉज ऑफ टेस्ट कोक का मार्केट शेयर कम होता जा रहा है. और अब अगर कोक को इस वॉर में कोई जिता सकता है तो वो है एक बेटर प्रोडक्ट, अ प्रोडक्ट व्हिच विल बीट पेप्सी ऑन टेस्ट रादर देन एनीथिंग एल्स. At this point, they did what they didn't do in last 99 years. They started working on a new formula for Coca-Cola. And that's when Project Kansas was born. A secret plan जहां कोक एक स्वीटर वर्जन बनाने वाला था. This name Project Kansas was inspired by a famous picture of a journalist drinking a Coke at a soda fountain. And soon they came up with a super amazing formula. They came up with the new Coke. And ये नया फॉर्मूला बनाने के बाद डायरेक्टली उन्होंने मार्केट में नहीं उतारा. उससे पहले उन्होंने प्रॉपर मार्केट रिसर्च की. कोका कोला ने ऑलमोस्ट 200,000 ब्लाइंड टेस्ट करवाए. उसमें न्यू कोक टेस्टेड बेटर देन द ओल्ड कोक. सिर्फ उतना ही नहीं, लोगों ने पेप्सी कोला से ज्यादा न्यू कोक को पसंद किया. अब कोका कोला को लगा कि हम फिर से वापस आ रहे हैं एक बेहतर प्रोडक्ट के साथ जो हर किसी को बीट कर सकता है. दे वर रेडी एंड स्टार्टेड द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू कोक. अब चीज ये थी कि वो 2 कंपीटिंग प्रोडक्ट्स पेप्सी के सामने एक साथ लेकर नहीं जा सकते. Then they decided to scrap the traditional Coke. बस इसी के साथ 23 अप्रैल 1985 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोबर्टो गुजेटा announced the launch of the new Coke with a tagline "Catch the wave." मिस्टर गुजेटा को पूरा भरोसा था कि अब चीजें बेटर होंगी ही, पर ये भरोसा सिर्फ एक ब्लाइंड टेस्ट से नहीं आ गया था. In his early career, when Mr. Guzotto was the in charge of Coke in Bahamas, तब वहां उन्होंने कोक के फ्लेवर में थोड़ा सा बदलाव लाकर उस कंट्री में कोक की सेल्स को एक नई ऊंचाई ला दी. इसीलिए जब कोक अपने न्यू कोक का ब्लाइंड टेस्ट कर रहा था तब 50% लोगों ने न्यू कोक को थम्स अप दिया. लेकिन इसमें भी अराउंड 10 से 12% लोग ऐसे थे जिन्होंने आक्रोश जताते हुए कहा कि ये नया फ्लेवर अगर कोक बन के मार्केट में आया तो हम कोक पीना ही छोड़ देंगे. फोकस ग्रुप को ऑब्जर्व करने पर मार्केट रिसर्चर्स ने बताया कि हमें नेगेटिव फीडबैक भी आ रहे हैं, हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए. बस यही कंफर्मेशन बायस की वजह से वो इन चीजों को इग्नोर करते करते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल फिनोमेना जिसको हम बोलते हैं वोकल माइनॉरिटी, उसको भी नजरअंदाज करते हैं. कंफर्मेशन बायस तब होता है जब हम अपने परसेप्शन के हिसाब से अलग अलग रेफरेंसेस, फैक्ट्स या स्टैट्स ढूंढते हैं अपने ही नजरियों को सही साबित करने के लिए. टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वोकल माइनॉरिटी, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ न्यू कोक.
जहां पर 10 में से 7 लोग कोक के सपोर्ट में थे, 2 न्यूट्रल थे और 1 कोक के अगेंस्ट था। जो एक बंदा कोक के अगेंस्ट था, उसकी आवाज इतनी ज्यादा बुलंद थी कि जो बाकी के जो 2 न्यूट्रल लोग थे उनको भी उन्होंने अपनी तरफ खींच लिया, और इवन जो बाकी के 7 लोग कोक के सपोर्ट में थे उनका भी भरोसा डगमगा गया, और उनमें से भी कई सारे लोग न्यू कोक के अगेंस्ट वाले लोगों के सपोर्ट में आ गए। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वोकल माइनॉरिटी, जहां पर एक छोटा सा ग्रुप जिसको अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, वो कल को जाके एक बड़ी फौज बना सकता है और आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है। इस न्यू कोक के प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट कैंसस, और उसके कोर डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा था कैंसस क्वाइट सिंपली कैन नॉट एंड मस्ट नॉट फेल। ये माइंडसेट जैसे एक पत्थर की लकीर थी, जिससे मिस्टर गुजोटा का माइंडसेट ये बन गया था कि आइदर इट्स न्यू कोक और नो कोक। जैसे ही न्यू कोक का लॉन्च आया, उन्होंने हर मीडिया चैनल पे अपने एड चलाने शुरू कर दिए। मैगजीन, न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स, हर जगह कोक ही दिख रहा था। टीवी सीरीज बनाए गए विद एवरीवन्स फेवरेट बिल कॉस्बी। जिस होर्डिंग पे नजर जाए वहां सिर्फ न्यू कोक, ऐसे ऐसे टैगलाइंस के साथ जिसे ये साफ झलक रहा था कि हाउ प्राउड वाज कोका कोला विद दिस लॉन्च। तरह तरह के टीवी एड्स में इस लॉन्च को किसी फेस्टिवल से कम नहीं दिखाया गया। देयर हैज नेवर बीन अ बेटर टेस्ट, देयर हैज नेवर बीन अ बेटर कोक। ये मैं नहीं बोल रहा, बल्कि ऐसे मैसेजेस कोक के एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स में बॉम्बार्ड किए जा रहे थे। और तो और दे इवन क्लेम्ड दैट सारी कोलाज अब एक नए स्टैंडर्ड्स पे जज किए जाएंगे एंड द टेस्ट ऑफ अमेरिका जस्ट गॉट बेटर। प्रेसिडेंट डोनाल्ड कियो ने तो ये तक कहा कि reveres our consumers more than we revere a century-old formula. I've never been as confident about a decision as I am about the one we're announcing today. सुना आपने? He said, I have never been more confident about any decision as the one I am announcing today. अब इतना हाइप बना ही दिया है तो सीधी सी बात है उसका आउटकम कुछ अच्छा ही होगा। पर नहीं, जब न्यू कोक लॉन्च हुआ तब लोगों का रेस्पॉन्स कुछ ऐसा था जैसे मानो उनसे किसी ने रूह छीन ली। People literally started stocking up the old Coke in their basement. सैन एंटोनियो टेक्सास से तो ऐसी रिपोर्ट आई कि एक आदमी लोकल सुपरमार्केट से $1000 का पुराना कोक खरीद लिया है। ये मैं 1985 के $1000 की बात कर रहा हूँ। People were getting depressed just because the old Coke was no more in the market. विस्कॉन्सिन के वसाउ डेयरी हेराल्ड में एक 19 साल के आदमी की रिपोर्ट आई saying so much of my life is changing outside of my control. Now Coke, the one thing left from my childhood has been changed. वहीं एटलांटा के एक आदमी ने तो पूरा कूलर ही उठा लिया था ओरिजिनल कोक का, और हर रोज रेस्टोरेंट में जाके डिनर विद अ बॉटल ऑफ कोक फिक्स्ड। और हाँ, बॉटल नॉट कैंस। He called new Coke's launch as the blackest day of his life. वो कहता है कि now my life is divided into BC and AC, before the change in Coke or after the change. I honestly don't know what I'm going to do. सच में ऐसा लग रहा है न्यू कोक के आने का सबसे ज्यादा दुख इन महाशय को ही था। जैसे ही न्यू कोक लॉन्च हुआ, पब्लिक सुपरमार्केट के लिए दौड़ पड़ी, न्यू कोक नहीं पुराना कोक लेने। और बात यही नहीं रुकी, देश भर में प्रोटेस्ट ग्रुप्स बनने लगे जो इस न्यू कोक को अपोज कर रहे थे। सोसाइटी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द रियल थिंग एंड ओल्ड कोला ड्रिंकर्स ऑफ अमेरिका, ऐसा माना गया कि ये ग्रुप्स में धीरे धीरे 1 लाख से भी ज्यादा मेंबर्स हो गए एंड दे वर ऑल प्रोटेस्टिंग टू ब्रिंग बैक द ओल्ड कोक। गाने बनाए जा रहे थे टू ऑनर द ओल्ड टेस्ट ऑफ कोका कोला। मई 1985 में एक कोका कोला इवेंट में वी वांट द रियल थिंग, आवर चिल्ड्रन विल नेवर नो रिफ्रेशमेंट, ये मैसेजेस के साथ प्लेकार्ड्स दिखाए गए। इन सब के अलावा जो इस ब्लेंडर को सबसे बढ़िया बयां कर सकती है वो ये बात है कि कोका कोला के चेयरमैन को एक लेटर मिला जिसपे उन्हें चीफ डोडो इस नाम से किसी ने एड्रेस किया था। Here's one that starts, Dear Chief Dodo. Well, I passed that along to Roberto unopened. और तो और एक दूसरे लेटर में किसी ने उनसे उनका ऑटोग्राफ मांगा, ये कहकर कि अमेरिकन बिजनेस हिस्ट्री में सबसे डम्ब एग्जीक्यूटिव के ऑटोग्राफ की कीमत फ्यूचर में क्या होगी। अब इससे बुरा और क्या ही हो सकता है कि जब एक कंपनी के चेयरमैन को इतनी बुरी तरह से क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो ये था इम्पैक्ट पुराने कोक के चले जाने का। ये सब आज की डेट में थोड़ा ज्यादा लगता होगा, बट दीज थिंग्स लिटरली हैपेंड जस्ट फॉर अ सॉफ्ट ड्रिंक। लोग कोका कोला से इमोशनली कितना अटैच थे, ये बात कंपनी ने बड़ी आसानी से इग्नोर कर दी। ये ब्रांड कोई सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी नहीं, एवरेज अमेरिकन के लिए ये एक कल्चर था, एक इमोशन था, उनकी जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा था। कोका कोला एक ऐसा ब्रांड था जिसने 1913 तक हर 9 में से 1 अमेरिकन ट्राई कर चुका था, और वर्ल्ड वॉर 2 में कोका कोला ने डिसाइड किया था अपने प्रोडक्ट को हर डिप्लॉयड सोल्जर तक पहुंचाने का, और उनका ये डिसीजन
उनके लिए एक मिसाल कायम हुआ कि दिस प्रोडक्ट इज फॉर एवरीवन। ये सब कुछ जब चल रहा था तो कोका कोला की इस गलती को सबसे पहले नोटिस किया पेप्सी ने, और फिर क्या होना था? What's the matter, Wilbur? They changed my Coke. Something wrong with it? I know they sure changed it. Could have asked. What coulda? I stuck with them through 3 wars and a couple of dust storms, but this is too much. Guess something big made them change. Right, big. Right big. Pepsi, the choice of a new generation. Still could have asked. देखा आपने हाउ श्रूडली पेप्सी कैपिटलाइज्ड ऑन कोक्स मोमेंट ऑफ वीकनेस। लोगों के इस रिस्पॉन्स से ये बात तो प्रूव हो चुकी थी कि न्यू कोक वाज अ फेलियर। कोका कोला वाज लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, ब्रिंग बैक द ओल्ड कोक। ये जो डिसीजन था टू चेंज अ 99-year-old रेसिपी ऑफ द मोस्ट बिलव्ड सॉफ्ट ड्रिंक, ये करना कोका कोला की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, और इसी को हम बोलते हैं द बिगेस्ट मार्केटिंग ब्लंडर ऑफ ऑल टाइम। अगर तुम ये कहते हो यू आर द रियल थिंग, तो तुम अपने आप को चेंज करके ये कैसे कह सकते हो दैट यू आर द न्यू रियल थिंग? अगर एक चीज रियल है तो वो न्यू नहीं हो सकती, और अगर वो न्यू है तो वो रियल नहीं हो सकती। दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एन ऑक्सीमोरॉन। इफ इट्स रियल देन इट्स रियल, बस। इसी के साथ ये तो साफ था कि ओल्ड कोक वॉज कमिंग बैक। इन लेस देन 3 months 11 जुलाई 1985 एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जहां पर कोक के चेयरमैन ने अनाउंस किया क्लासिक कोक का कमबैक। We're bringing it back. The original taste of Coca-Cola returns as Coca-Cola Classic. विद इन अ मंथ न्यू कोक का प्रोडक्शन रोककर पुराने कोक को फिर से लाया गया क्लासिक कोक के नाम से। एंड 3 months के बाद न्यू कोक वाज नोवेयर टू बी सीन। एंड ये कमबैक कोई एक साधारण कमबैक नहीं था। क्लासिक कोक के आते ही उसके बारे में हर लीडिंग न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, टीवी चैनल्स, हर जगह उसके बारे में बातें होनी शुरू हो गई। हर जगह सिर्फ कोक क्लासिक ही हॉट टॉपिक था। एंड दिस वाज अ फेस्टिवल फॉर द पीपल, फॉर कोका कोला एंड फॉर एवरीवन एक्सेप्ट पेप्सी। इस फ्री पीआर की मदद से न्यू कोक के आने से कोक का जितना नुकसान हुआ था, उससे तिगुना फायदा हुआ क्लासिक कोक के वापस आ जाने से। और जहां 10,000 से ज्यादा नफरत भरे फोन कॉल्स कोक को आ रहे थे, वहीं अब 30,000 से ज्यादा अप्रिसिएशन वाले फोन कॉल्स उनको आने लगे। दिस वॉज अ मिरेकल, राइट? पब्लिक को जो चाहिए था वो वापस आ गया, एंड दे वर फीलिंग लाइक दे गॉट दैट मिसिंग पीस बैक इन देयर लाइव्स। तब कोका कोला के शेयर्स सिर्फ एक ही डायरेक्शन जानते थे, अपवर्ड्स। जहां न्यू कोक के लॉन्च के पहले ही दिन शेयर्स 3% से नीचे गिर गए थे, वहीं क्लासिक कोक के वापस आ जाने से शेयर्स 12% से बढ़ गए। इस न्यू कोक ट्रेजेडी पर सबसे बढ़िया कमेंट आया पेप्सी के सीईओ रॉजर एनरिको का। रॉजर कहते हैं, आई थिंक बाय द एंड ऑफ देयर नाइटमेयर दे फिगर्ड आउट हु दे रियली आर, केयरटेकर्स। They can't change the taste of their flagship brand. They can't change its imagery. All they can do is defend the heritage they nearly abandoned in 1985. उनका ये मानना था कि कोका कोला को इन सारी चीजों से एक बहुत ही बड़ा सबक मिला। पर जैसे ही हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, यहाँ पर भी कुछ थ्योरीज ऐसी आ रही थी जिनका ये मानना था कि न्यू कोक और कुछ नहीं, कोका कोला की एक सोची समझी साजिश थी, एक मार्केटिंग स्टंट था, एक मार्केटिंग गिमिक था। पर डोनाल्ड क्यो ने ये सारे क्लेम्स को झुठलाते हुए ये कहा, Some critics will say Coca-Cola has made a marketing mistake. And some cynics say that we planned the whole thing. The truth is, we're not that dumb and we're not that smart. अब इस कहानी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बिजनेस लीडर्स एंड स्टार्टअप फाउंडर्स को कुछ ना कुछ सिखाती है। History's sole purpose is to learn from our past and apply those learnings in our present so that we can have a better future. कोक की इस स्टोरी से मैं भी आपको कुछ लेसन्स शेयर करना चाहता हूँ। Do the right market research. बचपन में हमें सिखाया गया है कि find the right answer, बट कभी किसी ने ये नहीं सिखाया कि ask the right question. जितना जरूरी हमें सही जवाब देना है, उससे भी कहीं ज्यादा अहम है सही सवाल पूछना। डोंट ब्लाइंडली फॉलो योर कॉम्पिटिटर्स। अपने कॉम्पिटिटर्स को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। पेप्सी इस बैटल को भले ही जीत रहा था ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट सिप पीपल वर हैविंग बिकॉज ऑफ इट्स स्वीटर टेस्ट, बट कोका कोला वाज ऑलवेज द विनर बिकॉज पीपल मेड द डिसीजन ऑन देयर लास्ट 100 सिप्स।
कोका कोला इसी वजह से फेल हुआ क्योंकि वो बैटल लड़ रहा था फॉर द फर्स्ट सिप पेप्सी के होम ग्राउंड पर। डिस्ट्रीब्यूशन इज किंग। आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर वो रेडिली अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो यू आर गोइंग द रॉन्ग वे। इस पूरी कहानी का सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्ट ये है कि पेप्सी का मार्केट शेयर बढ़ रहा था। देयर मार्केटिंग वाज किलिंग इट, एंड उसके बावजूद भी कोक वाज अहेड इन द रेस। क्यों? बिकॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, मल्टीपल रेस्टोरेंट्स, वेंडिंग मशीन्स, टाई अप विद बॉटलर्स, लोकल सुपरमार्केट्स और तो और मैकडॉनल्ड्स के साथ एक्सक्लूसिव टाई अप की वजह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ही बड़ा फैला हुआ था। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं होता तो शायद आज कोक होता ही नहीं, और आज एक कोका कोला की जो कैन मिलती है 30 रुपीज की, वो शायद हजारों में मिलती, बिकॉज इट वुड हैव बीन एन एंटीक। डिसीजन मेकिंग, अ क्वालिटी, अ स्किल दैट कैन मेक और ब्रेक अ ब्रांड। हालांकि न्यू कोक का डिसीजन वाज वेरी वेल कैलकुलेटेड। कोका कोला रिस्पॉन्डेड टू द नेगेटिव रिस्पॉन्स प्रॉम्प्टली एंड टुक अ यू टर्न। जेफ बेजोस का भी Amazon decision making model is a great example for us to learn this skill. इस मॉडल के हिसाब से दो टाइप के डिसीजन होते हैं, एक वन वे डोर डिसीजन, दूसरा टू वे डोर डिसीजन। हम अपने बिजनेस में कुछ डिसीजंस ऐसे लेते हैं जिसमें यू टर्न लेना काफी आसान होता है, तो ऐसे डिसीजंस को लेते वक्त हमें ज्यादा ओवरथिंक नहीं करना चाहिए। जब भी हमें लग रहा है वैसे डिसीजंस कुछ लेने की जरूरत है और जहां पर हम इजीली यू टर्न ले सकते हैं, वहां पे बिंदास डिसीजन ले डालें, और ऐसे डिसीजंस को हम बोलते हैं टू वे डोर डिसीजन। पर कई बार कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जिनमें यू टर्न लेना बहुत ही एक्सपेंसिव साबित होता है। ऐसे डिसीजन को लेने से पहले उसके बारे में थरो रिसर्च करना, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना, एक न्यूआंस्ड अप्रोच लेना बहुत जरूरी होता है, और ऐसे डिसीजन को हम बोलते हैं वन वे डोर डिसीजन। दिस स्टोरी टीचेस अस कि यू टर्न लेने से कभी डरो मत। आपका कोई डिसीजन अगर आपके प्लान के हिसाब से नहीं जा रहा है, देन पिवट, मेक थिंग्स राइट फॉर योर बिजनेस। Because as we already know, the customer is always right. To put this entire scenario in a nutshell, मेरे जहन में एक ही बात आ रही है कि प्रोडक्ट्स बनते जरूर फैक्ट्री में हैं, लेकिन ब्रांड्स बनते हैं लोगों के दिमाग में। ये सारा खेल ही एक परसेप्शन का है। I understand this has been a long video, but I hope इसमें आपको बहुत सारी नई चीजें जानने और सीखने को मिली होंगी। Thank you and goodbye.